दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भारतीय इतिहास का अत्यधिक महत्व है। इसी महत्ता को देखते हुए मैं आज भारतीय इतिहास पर यह वीडियो बनाने चल रहा हूँ। भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए सामान्य विद्यार्थियों को, जो भारतीय इतिहास नहीं पढ़े हैं, जिनका सब्जेक्ट किसी भी क्लास में नहीं रहा है, उनके लिए बड़ी समस्या आती है। इसलिए मैं यहाँ पर भारतीय इतिहास का आज एक 10-15 मिनट के इस वीडियो में एक सारांश बताने चल रहा हूँ, जिसको पढ़ लेने के बाद सामान्यतः भारतीय इतिहास की सामान्य रूपरेखा प्रतियोगी छात्र के दिमाग में बन जाएगी और उसके बाद उसको रटने में, भारतीय इतिहास को पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग भारतीय इतिहास का यह वीडियो। तो देखिए, भारतीय इतिहास में सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है प्रस्तर युग का। ये देखिए, प्रस्तर युग। प्रस्तर युग से सामान्यतः कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम दूसरे नंबर पर आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय है वो 2300 ईसा पूर्व यानी बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है और यह प्रथम नगरीकरण या नगरीय क्रांति या नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। अब देखिए 1750। अब इसके बाद जो भारत में संस्कृति आती है वो वैदिक काल है। वैदिक काल का समय हमारे यहाँ 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है और इसको दो भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। अब इसके बाद 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल जो है, वेदों में जिस तरह की संस्कृति का वर्णन किया गया है उसका वर्णन इसमें मिलता है। अब देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का इतिहास जो है दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो धार्मिक क्रांति हुई, वैदिक सभ्यता का वैदिक धर्म, उसका समाज अपने अंतिम अवस्था तक इस स्थिति में आ गया था कि उसमें वो भारत की सामाजिक और आर्थिक धार्मिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं था। इसलिए भारत में नए नए धर्मों का उदय हुआ, जिनमें दो प्रमुख धर्म थे, एक जैन धर्म और महावीर स्वामी और दूसरे महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। राजनीतिक क्षेत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का, पहली बार महाजनपदों का, भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व सामने आता है, जिसमें देखिए ये 16 हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, अवंती, वज्ज, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अस्मक, गांधार, काम्बोज, चेदिया, चेत। अब इनमें से, इन 16 महाजनपदों में से आगे चल कर के ये चौथे नंबर पर जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ और यह दूसरे महाजनपदों पर इसका धीरे धीरे अधिकार होने लग गया और इसका वर्चस्व बढ़ गया। इसमें मगध साम्राज्य में जो राज्य करने वाले वंश थे उसमें प्रमुख हर्यंक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसका संस्थापक देखिए बिंबिसार था। 444 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ, इसने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक राज्य किया। फिर उसका उत्तराधिकारी उदयन हुआ जो 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक राज्य किया। अगला वंश जो आया वो शिशुनाग वंश था। ये 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इसमें प्रमुख शासक, इसका संस्थापक जो था शिशुनाग था, जिसने 420 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक राज्य किया।
उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक भारत पर राज्य किया। इसका संस्थापक महानंदी था। महापद्मनंद इसका महान शासक था और अंतिम शासक धननंद था। धननंद के समय में ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसे पराजित करके यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले विदेशी आक्रमणों में सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में भारत पर हुआ। जो उत्तर भारत में राजापुर के साथ उसकी लड़ाई हुई, यद्यपि राजापुर पराजित हुए, फिर भी वह सिकंदर उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी सेना आगे बढ़ने के बाद कुछ और आगे जब बढ़ी तो उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया और वो वापस लौट गया। ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। तो मौर्य वंश जो मगध में स्थापित हुआ, उसका प्रथम राजा जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य वही है जिसके शासनकाल में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को भारत भेजा था। अशोक, तीसरा शासक अशोक हुए। अशोक जैसा कि माना जाता है कि ये महान सम्राट थे। भारत के महान शासकों की श्रेणी में एक अशोक के नाम के आगे महान लगता है और दूसरा अकबर के। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि इन दोनों शासकों ने सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया। अब अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया और इसका अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ। बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में उसके सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। देखिए, मौर्योत्तर काल का इतिहास, ये देखिए मौर्योत्तर काल का इतिहास। और मौर्योत्तर काल ये मान के चलिए 185 ईसा पूर्व से और प्रथम शताब्दी ईस्वी के शुरुआत तक। इस काल में दक्षिण भारत में भी संगम युग की शुरुआत होती है। संगम युग, तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मौर्योत्तर काल में भारत में जहाँ पर मौर्य साम्राज्य था उस पर किन किन राज्यों का उदय हुआ। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस समय विदेशी आक्रमण शुरू हुए, जिसमें से इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, ये विदेशी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण किए और भारत में अपना अपना राज्य स्थापित विभिन्न क्षेत्रों में किए। और मौर्यों के स्थान पर देखिए, मौर्यों के बाद जैसे कि शुंग वंश की स्थापना हुई पुष्यमित्र के द्वारा और उसके बाद कण्व वंश की स्थापना हुई और इसी समय सातवाहन वंश आया जो महाराष्ट्र के भाग पर था। देखिए, उसके बाद गुप्त काल आता है। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आता है। मौर्योत्तर काल का समय भारत में वाणिज्यिक प्रगति और व्यापार और वाणिज्य के लिए जाना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो दूसरा राजा हुआ वो समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को जैसा कहा जाता है कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसने दक्षिण भारत तक की विजय की। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य राजा हुए। अब इसी समय एक रामगुप्त शासक का कुछ स्रोतों से ज्ञान प्राप्त होता है, जिनकी ऐतिहासिकता अभी बहुत सिद्ध नहीं है। उसके बाद देखिए कुमार गुप्त शासक हुए अगले, फिर स्कंदगुप्त हुए। स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुणों का आक्रमण इसके लिए मूल कारण माना जाता है। फिर गुप्तोत्तर काल में मूल रूप से दो घटनाएं अधिक प्रसिद्ध हैं। एक तो हर्षवर्धन
का एक बार शासन आया जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी था। और दूसरा कन्नौज के लिए, कन्नौज हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो कन्नौज उनकी राजधानी थी उसके लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। त्रिकोणात्मक मतलब इसमें गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में इस पर अधिकार के लिए संघर्ष हुआ। ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए उसके बाद भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। गुर्जर प्रतिहार, चौहान वंश, गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश, कश्मीर का राज्य चंदेल राजवंश, इसको बुंदेलखंड में ये था। इसकी राजधानी जिजाक भुट्टी थी, इसलिए इसको जिजाक भुक्त की चंदेल भी कहा जाता है। कलचुर चेद राजवंश जो त्रिपुरी जिसकी राजधानी थी जो जबलपुर में था। गढ़वाल राजवंश, सिंध का राज्य, बंगाल का, ये सिंध वही है जहाँ पर आगे चल के अभी आपको बताएंगे कि सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम था 711 ईस्वी में इसी पर आक्रमण किया। बंगाल का पाल राजवंश, पाल राजवंश बहुत मजबूत राजवंश था। और अगला फिर सेन राजवंश हुआ। अब देखिए दक्षिण भारत में, देखिए शुरुआत अभी हमने इसकी किया था यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी में कि दक्षिण भारत में ये संगम युग, संगम का मतलब कवियों की गोष्ठी, संगम का मतलब कवियों की, दक्षिण भारतीय कवियों की गोष्ठी से हुआ करता था। इन कवियों की गोष्ठी में जिस तरह की दक्षिण भारतीय संस्कृति इतिहास का वर्णन हुआ है उसी के आधार पर ये संगम युग का इतिहास लिखा गया है। संगम युग में मुख्य जो राज्य थे वो चोल, चेर और पांड्य थे। अब चोल, चेर, पांड्य के बाद से पुनः जब दक्षिण भारत की का इतिहास सामने आता है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक सातवाहन 60 ईस्वी से लेकर के 203 ईस्वी तक इसके संस्थापक सिमुख थे। और उसके बाद देखिए कदम्ब राजवंश है, संस्थापक मयूर शर्मन 345 ईस्वी से 360 ईस्वी तक। वाकाटक राजवंश, और फिर उसके बाद देखिए चालुक्य वातापी, गंग राजवंश, पल्लव राजवंश 550 ईस्वी, राष्ट्रकूट राजवंश, चालुक्य वेंगी, फिर देखिए चालुक्य कल्याणी, चोल राजवंश, देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल और पांड्य राजवंश। ये उस समय जो अब क्लियर हो गया होगा कि भारत के इतिहास में किस तरह से गुप्तोत्तर काल में राजपूतों का राजवंश और राजपूत राज्य और दक्षिण भारत में जिनका अभी हमने उल्लेख किया वो राज्य थे, और उत्तर भारत में राजपूत राज्य थे। गुर्जर प्रतिहार, चौहान राजवंश, गुर्जर का चालुक्य अथवा सोलंकी राजवंश, कश्मीर का राजवंश, ये अभी हमने पीछे बता दिया है। ये राजवंश देखिए एक किस तरह से एक राजनीतिक स्थिति बनती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, और उसके बाद छोटे छोटे राज्यों में भारत बढ़ जाता है। और इसी समय अरब में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। मोहम्मद साहब का जन्म होता है और इस्लाम का उदय होता है। और फिर वही इस्लाम मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे विश्व एशिया में फैलते हुए भारत में भी इसका आक्रमण शुरू होता है। तो भारत मुसलमानों का भारत आगमन में देखिए पहले सब 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1, 2, 3। पहली घटना ये है कि मीर कासिम का सिंध पर आक्रमण 711 ईस्वी में। ये आक्रमण जो है, सिंध का राजा उस समय दाहिर थे, इस पर आक्रमण किया और लूटपाट इसने किया। फिर दूसरा आक्रमण जो होता है महमूद गजनवी का है, जो 17 आक्रमण हैं।
इसमें सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है। फिर देखिए मोहम्मद गोरी आता है, वो पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका मुकाबला होता है। और ये 1192 ईस्वी में पानीपत नहीं, तराइन के प्रथम युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है मोहम्मद गोरी। हारने की जब बात आती है तो ये घटना और उल्लेखनीय है कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित जो किया था वो गुजरात का भीम द्वितीय, गुजरात के शासक भीम द्वितीय थे, जो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। कभी कभी इसकी जगह मूल राज का भी नाम आता है, तो भीम द्वितीय अथवा मूल राज ने इसको पराजित किया था। और तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इसके बाद भारत में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी और इसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना किया, दास या स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किया। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत की, भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। और दिल्ली सल्तनत में देखिए मूलतः इन 5 राजवंशों ने शासन किया, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही हैं जिन्होंने कुतुब मीनार ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में अजमेर में दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया और जिसको पूरा बाद में इल्तुतमिश ने करवाया। इनकी प्राथमिक राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्राथमिक राजधानी लाहौर थी, बाद में इन्होंने दिल्ली बनाया। और अब देखिए इसके बाद महान शासकों में इल्तुतमिश हुए, रजिया हुई और बलवन हुए, दास वंश में प्रमुख शासक। और उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहता है। इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, इसका प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो है मूलतः जो है ये एक महान शासक था। ये न केवल उत्तर भारत जीता बल्कि ये अपने दक्षिण भारत के विजयों के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद अगला वंश जो है तुगलक वंश है, 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे पराजित करके बाबर ने भारत में मुग़ल राजवंश की स्थापना किया। यहाँ देखिए वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। मुग़ल राजवंश की स्थापना हो जाती है तो मुग़ल राजवंश का संस्थापक बाबर थे। बाबर का समय 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक है। 1530 ईस्वी के बाद अगला शासक हुमायूं आते हैं। हुमायूं 1530 से 1540 तक। 1540 में इनको सूरवंश के शासक इल्तुतमिश ने इनको जिसका प्राथमिक नाम फरीद था, उन्होंने इसको पराजित कर दिया और इन्हें भारत के बाहर भगा दिया। अब उसके बाद पुनः 1555 ईस्वी में फिर से हुमायूं भारत आए और यहाँ पर सूरवंश के उत्तराधिकारियों को पराजित करके 1555 से 56 तक पुनः राज्य किया। अब देखिए इस बीच में सूरवंश 1540 से 55 तक 1555 ईस्वी तक शासन किया है। फिर अकबर का शासनकाल आता है। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किए। ये तमाम चीज़ों के कारण अपने जाने जाते हैं, जैसे दहसाला पद्धति, मनसबदारी प्रथा और सभी धर्मों को एक करने के लिए धार्मिक सभाओं को करना। अब उसके बाद देखिए अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627, फिर 1627 से 1658 तक शाहजहां
ये दोनों अकबर की धार्मिक नीतियों को अक्षर लगभग बनाए रखा, यद्यपि जहांगीर ने 1606 ईस्वी में पंजाब में के सिखों के गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो उसके बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक आता है। औरंगजेब के बाद औरंगजेब को ऐसा माना जाता है कि इनकी नीतियों के कारण धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, और पतनोन्मुख जो मुग़ल साम्राज्य था उसके शासक ये हुए बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुग़ल सम्राट थे। 1857 ईस्वी में विद्रोहियों ने इनको अपना नेता चुना था और इन्हें बादशाह घोषित करके दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठा दिया था। अब देखिए, मुग़ल साम्राज्य का औरंगजेब के बाद जब पतन प्रारंभ हुआ, वो सिकुड़ना प्रारंभ हुआ, तो उसके साम्राज्य में, उसकी भूमि पर ये जो प्रमुख राज्य स्वतंत्र हुए वो हैदराबाद, निज़ामुल मुल्क अथवा चिनकिलिच खां अथवा आसफ जहाँ, ये इन्होंने जो है हैदराबाद के राज्य की स्थापना किया। दूसरा राज्य अवध, इसका संस्थापक सआदत खां अथवा बुरहान उल मुल्क 1722 ईस्वी में थे। फिर देखिए, बंगाल का मुर्शिद कुली खां ने स्थापना 1713 में किया। उधर कर्नाटक राज्य था, इधर मैसूर में 1612 में ओडियार ने किया। सिख राज्य उधर थे, सिंध थे, मराठा राज्य था, जाट राज्य था, और रोहेले तथा बंगस पठान थे। ये राज्य जो थे वो मुग़लों के पतन के समय में स्वतंत्र हो गए थे। अब इसी समय देखिए, धीरे धीरे भारत में यूरोपवासियों का आगमन हुआ था। 1498 ईस्वी में भी पीछे देखा गया था कि वास्को डी गामा भारत आया और उसने कालीकट में जमोरिन के राज्य में वो आया, और फिर उसके बाद ये पुर्तगाली थे। मतलब ये जो आगमन हुआ यूरोपवासियों का, ये मूलतः चार हुआ, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये इनका क्रम था। यद्यपि डेन भी थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, लेकिन फिर भी ये चार ही महत्वपूर्ण हैं, इस क्रम में आए। और इसमें इनके बीच में भारत पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें कई युद्धों में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इनको पराजित किया और भारत से बाहर जाने पर मजबूर किया, और फ्रांसीसियों से इनकी खास युद्ध हुए। और आगे देखिए, फिर धीरे धीरे यूरोपियन का आपस में संघर्ष एवं अंग्रेज़ों का मजबूत होना, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय राज्यों में रियासतों पर धीरे धीरे अधिकार एवं प्रमुखता हासिल किया। अंग्रेज़ों द्वारा भारत का शोषण और उसके लिए शासन प्रबंध, भारतीयों द्वारा अंग्रेज़ों की असली नीयत को समझना कि मतलब वो शोषण के लिए आए हुए हैं, जिससे अनेक विद्रोहों का जन्म एवं समाज सुधार आंदोलन, भारतीयों में राष्ट्रीयता का विकास तथा कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखिए, जो भारत में एक राष्ट्रीयता का उदय हुआ, जो अंग्रेज़ों की नीति के खिलाफ एक आंदोलन की भावना पैदा हुई, उसको एक मंच दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई। अब देखिए, इसमें भी पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ये समझते थे कि अंग्रेज अच्छे हैं, और उन्होंने उनसे निवेदन करना शुरू किया कि वो भारतीयों को और अधिकार दें। ये उदारीवादी युग था जो 1885 से 1905 तक चला। बाद में लेकिन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने, भारतीयों ने अंग्रेज़ों की मूल प्रवृत्ति को समझा, और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और इसके बाद देखिए, ये घटना पहले इसी समय होते बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया, और
अगली घटना देखिए 1906 में जो घटित होती है वो ये है कि मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों ने अपने प्रतिनिधित्व के लिए कि अगर भारत स्वतंत्र होता है तो हमारी स्थिति क्या होगी, उसके लिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया। और शुरुआत में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ मिलकर चलने वाली थी। अब देखिए अगली घटना सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। और फिर 1909 में मिंटो मार्ले सुधार आता है जिसमें अंग्रेज़ों ने अपने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेज भारतीय हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का प्रयास किया और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया, जिसका विरोध हुआ। देखिए फिर इसके बाद जो घटना घटित होती है इसमें हमने लिखा तो नहीं है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली परिवर्तित हुई और पहले कलकत्ता थी। और उसके बाद देखिए अब गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी का अफ्रीका से वापस आना 1915 में हुआ। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में लखनऊ समझौता में गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए। और ये देखिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह है। और अहमदाबाद का आंदोलन एक गांधी जी ने और किया था और साथ साथ उन्होंने नील उगाने वाले कृषकों का भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर देखिए रॉलेट एक्ट आया 1918 में, जिसका विरोध करने के बाद इसको काला एक्ट भी कहा जाता है। और इसका विरोध करने के लिए पंजाब के जलियांवाला बाग में जब भारतीय इकट्ठा थे तो वहाँ जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। उसमें कई भारतीय मारे गए। अब इस घटना से और तुर्की के विभाजन से प्रेरित होकर के भारत में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में, और इसका चूँकि मूल उद्देश्य गांधी जी ने ये बनाया था कि हिंसा नहीं होगी, लेकिन चौरी चौरा जो गोरखपुर में है वहाँ एक जुलूस के निकालने का विरोध करने पर पुलिस थाने पर जुलूस वालों ने आक्रमण कर दिया और उसमें आग लगा दिया, जिससे कि कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये घटना हुई। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इसके वापस ले लेने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में। और देखिए इसके बीच की जो इतिहास है 1923 से 27 के बीच का, कुल मिलाकर के इसमें काफ़ी कुछ शांति बनी रही। शांति बनी रहने के मतलब आंदोलन बहुत तेज नहीं हुए। और फिर साइमन कमीशन बनाया गया अंग्रेज़ों द्वारा कि क्या भारतीयों को और नेतृत्व दिया जा सकता है, क्या वो इस लायक हो गए हैं। नवंबर 1927 में बना, जो 3 फरवरी 1928 को भारत आया। फरवरी 28 में भारत आया, लेकिन इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। और ये देखिए इसका साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1908 को। इसको विरोध जब चल रहा था तो उसमें लाला लाजपत राय को लाठियों से इतना पीटा गया कि उनकी 1928 में डेथ हो गई। अब अंग्रेज़ों ने एक चैलेंज किया भारतीयों को कि अगर आप अपने लिए खुद संविधान का निर्माण कर सकते हो तो करिए। तो उसके लिए नेहरू कमेटी, पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन हुआ। लेकिन इन्होंने जो अपने प्रस्तावित नीतियां घोषित किया उससे आम जनता, आम लोग, कांग्रेस के अन्य लोग, खास करके युवा लोग, पंडित जवाहरलाल वो सहमत नहीं थे। और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर के अधिवेशन में 1928 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किया। नेहरू कमेटी में पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं की गई थी, बल्कि औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई थी। इसी से असहमत होकर के पूर्ण स्वराज्य की मांग 1928 में की गई, जिसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन
की शुरुआत जो है वो दांडी मार्च से हुई, जो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरू किया था और दांडी तक, गुजरात के दांडी तक उन्होंने यात्रा किया था। और इसी समय इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया भारतीय समस्या पर के समाधान के लिए, जिसमें पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो लॉर्ड इरविन ने कांग्रेसियों से समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत 1931 में जो हुआ था, गांधी जी द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 को लंदन में भाग लेने के लिए पहुंचे, लेकिन इनके पहुंचने के पहले ही वहां की सरकार चेंज हो गई थी और गांधी जी की या भारतीयों की बात को नहीं सुना गया। इसलिए गांधी जी वहां से वापस लौट आए और पुनः राउंड टेबल, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुई। और इंग्लैंड के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड जो थे, उन्होंने, इंग्लैंड के भारत सचिव जो मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने जो है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया, जिसमें कि भारत में विधानसभाओं के निर्वाचन में सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय, पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी के साथ मिलकर के 1932 में पूना पैक्ट किया। और पूना पैक्ट में उन्होंने ये कहा कि पृथक निर्वाचन मंडल नहीं बनेगा, यद्यपि सीटें आरक्षित रहेंगी उनके लिए। उसके बाद तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब अगली घटना देखिए, 1935 का अधिनियम बनता है, जिसके आधार पर जो प्रांतीय सरकारों का गठन होता है, उसमें कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई। इसी समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा 1 सितंबर 1939 को होती है और 3 सितंबर को बिना भारतीयों की अनुमति के अंग्रेज लोग भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लेते हैं, जिससे व्यथित होकर के पहले भारतीय लोग ये कहते हैं कि चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना है और लोकतंत्र की मुख्य विशेषता होती है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इसलिए स्वतंत्रता के तहत भारत को पहले स्वतंत्र किया जाए, फिर उसके बाद युद्ध में शामिल किया जाए। फिलहाल ये एक मौका देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, और वो 1940 में भारत छोड़ देते हैं और जर्मनी फिर जापान की सहायता से भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए एक सेना का गठन करते हैं, INA जिसको कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी। और इधर जो है इंटरनेशनल दबाव के कारण अंग्रेज़ों के ऊपर जब इंटरनेशनली दबाव पड़ा तो उन्होंने जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन भारत को कई क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, लेकिन इसके जो प्रस्ताव थे उसको भारतीयों ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा और इसके खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ हुआ। और उसके बाद फिर ये देखिए बेवल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, ये अंग्रेजों द्वारा प्रस्ताव भेजे गए। कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पर संविधान सभा की स्थापना हुई और चुनाव भी हुए। और फिर उसके बाद ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि वो भारत को 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। फरवरी में उन्होंने घोषणा किया था 46 के। फिर माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में भारत को स्वतंत्र करने का मंजूरी मिली और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हो गई।